चैप्टर 2 लवासना के सपने। थिंकिंग अबाउट लवासना। मसूरी अब सोचो कितनी दूर है, मगर जो टाइम टेबल बनाया है उसको फॉलो नहीं करूंगी तो मसूरी हमेशा दूर ही रहेगी। एंजल ने अपनी डायरी में यह बातें लिखी और वह सोने चली गई। लेकिन उनके दिमाग में बहुत सारे सवाल चल रहे थे, बहुत सारे ख्वाब पल रहे थे। कभी एंजल ग्रीस के बारे में सोचती तो कभी अपने सिलेबस और रणनीति के बारे में। सुबह 4 बजे तक करवट बदलती रही, लेकिन आंखों में नींद कम और ख्वाब ज्यादा वाली क्रिटिकल सिचुएशन की वजह से वह सो नहीं पाई। सुबह ठंड बढ़ने के साथ उसकी आंख लग गई। भोर में जब आंख खुली तो एंजल ने सबसे पहले अपने फोन को चेक किया, पर उसे कोई मैसेज का नोटिफिकेशन नहीं मिला। 2 दिन तक ना मैंने मैसेज किया, ना दूसरी तरफ से मैसेज या कॉल आया। मैं अपने गांव में दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलने में मशगूल हो गया। अचानक व्हाट्सएप पर एक मैसेज दिखाई दिया। मैंने एनसीईआरटी पढ़ना शुरू किया है, लेकिन बहुत सारे फैक्ट हैं, कैसे याद रखूं, कैसे नोट्स बनाऊं। मैंने वहां से दूर हटकर मैसेज का रिप्लाई करने की बजाय फोन किया और हाय हेलो करने के पश्चात कहा, एक बार उपन्यास की भांति पढ़ लीजिए और फिर महत्वपूर्ण चीजों को अंडरलाइन कीजिए। आप दिन भर में पढ़ी हुई चीजों को कम से कम 3 बार रिवीजन कीजिए। यही याद रखने का और पढ़ने का वैज्ञानिक तरीका है। आज स्मार्टनेस का जमाना है, केवल कड़ी मेहनत सफलता की गारंटी नहीं हो सकती, लेकिन स्मार्टनेस के साथ कड़ी मेहनत आपको सफलता की गारंटी दे सकती है। सिविल सेवा के लिए कोल्हू के बेल की तरह 18-18 घंटे जुटे रहने की जरूरत नहीं होती। अगर आप एक दिन में 4 पेज भी समझकर याद करते हो तो एक साल में 365 गुना 4 यानी 1460 पेज याद हो जाएंगे। 2 साल में पूरी किताबें तथा मैगजीन तैयार। बस फिर सिलेबस का इंतजार करो और अंत में कम पढ़ो, ज्यादा सोचो। जो भी पढ़ो ठोस पढ़ो। पढ़ने का स्मार्टनेस तरीका अपनाओ। जो भी पढ़ो उसे दिन में 3 बार दोहराओ और इस तरह आईएएस बनने के योग्य हो जाओ। मेरे अंदर ज्ञान की कोपलें फूट रही थीं। वैसे मेरी एक फ्रेंड कहती है कि न्यूज़पेपर पढ़े बगैर करंट अफेयर सिर्फ यूट्यूब से तैयार हो सकता है। कौन हैं ये लोग और कहां से आते हैं, मैंने सवाल के अंदाज में कहा। अच्छा बताया, है तरीका फॉलो करूंगी, एंजल ने हंसते हुए कहा। वैसे आपने कोचिंग कहां से ली थी और कोचिंग लेने का कोई फायदा हुआ, मैंने पूछा। मैंने बाजीराव एवं रवि सर से कोचिंग ली थी। मुझे तो कोई फायदा हुआ नहीं लगता यार। मुझे तो लगता है कि 1.5 साल बर्बाद हो गए। काश कोचिंग नहीं लेती। सर कहने वाली एंजल ने आज पहली दफा यार शब्द का इस्तेमाल कर लिया था। मतलब वह दोस्ती बढ़ाने की इच्छुक थी। हालांकि कुछ माह बाद मुझे पता चला कि उनके बोलने के अंदाज में कई बार यार निकल ही आता है। यूपीएससी की कोचिंग लेना शादी के लड्डू खाने जैसा है। खाएं तो पछताएं, ना खाएं तो भी पछताएं। आपने कोचिंग करके देख ली और कोचिंग का पढ़ना कितना प्रीलिम्स और मेंस में आता है यह भी देख लिया होगा। जब तक सेल्फ स्टडी नहीं तब तक यूपीएससी के किले को भेदना नामुमकिन है। वैसे शादी का लड्डू खाने का विचार तो है ना, मैंने गंभीर होते डिस्कशन को हल्का करने के लिए कहा। कोचिंग का ख्वाब अनुभव देखते हुए सोच रही हूं शादी ना करूं, ताकि शादी का लड्डू खाने के बाद पछतावा ना हो, जिस तरह से कोचिंग के करने के बाद हो रहा है पछतावा। ऐसा ख्याल क्यों आ रहा है तुम्हें? अच्छा छोड़ो, आपके अनुसार यूपीएससी की तैयारी के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है? यूपीएससी के सपने से प्यार होना चाहिए, फिर तैयारी हो ही जाती है। जैसे किसी लड़के को किसी लड़की से प्यार हो जाए तो वह मुश्किल नहीं देखता, वह हर मुश्किल से लड़ता है जब तक प्यार को हासिल ना कर ले। ठीक वैसे ही यदि यूपीएससी के सपने से आपको प्यार है तो इस कठिन दुर्गम किले को फतेह किया जा सकता है। जीत तब आती है जब आप सोचते हैं मैं जो सोचता हूं वो पाकर रहूंगा या रहूंगी। जब आप ठान लेते हैं कि मैं बन के दिखाऊंगी या दिखाऊंगा तो अब आप टाइम पास व बहानेबाजी के लिए 1 मिनट के लिए भी काम नहीं करते। अब तो मस्तिष्क इस बात पर काम करना शुरू कर देता है कि सपने को कैसे हकीकत में बदला जाए। अब आप बेहतर अनुशासित रहने लग जाते हैं। समय के हर पल में कुछ नया सीखने की कोशिश में लग जाते हैं। जब आप में आईएएस बनकर दिखाऊंगी कि भावना से पढ़ने लग जाएं, तो पढ़ते पढ़ते कब सूर्योदय से सूर्यास्त हो जाता है पता नहीं चलता।
लगनशीलता इतनी ज़्यादा हो जाती है कि स्वादिष्ट खाने से कई गुना स्वाद देश विदेश की घटित होने वाली अच्छी घटनाओं को पढ़ने में लगता है। कब किताबों के पन्ने महबूबा की आंखों की तरह अति सुंदर लगने लगते हैं, फिर क्या मसूरी की टिकट कंफर्म हो जाती है। सभी टॉपर कहते हैं कि यूपीएससी के लिए गुणवत्ता युक्त पढ़ाई जरूरी है। गुणवत्ता युक्त पढ़ाई कैसे करें? इसके लिए तो मैं बस यही कहूँगा कि पढ़ाई को काम नहीं, आदत समझो। जो भी पढ़ो अच्छी तरह समझ कर पढ़ो और उसका एक दिन में कम से कम 2 बार रिवीजन करो। गुणवत्ता कभी अचानक नहीं आएगी, उसके लिए आपकी बुद्धि का विवेकपूर्ण इस्तेमाल करना होगा। अपने आप को अनुशासित रखना पड़ेगा। अपने मेधा का बुद्धिमत्तापूर्ण इस्तेमाल करना सीखना होगा। सबसे जरूरी बात यही है कि आप अपने लक्ष्य के प्रति जितना कमिटमेंट दिखाओगे उतनी तेजी से आप पढ़ाई की गुणवत्ता सुधारने की कोशिश करोगे। आप हर सप्ताह 15 मिनट यह सोचने में जरूर लगाइए कि क्या मैं क्वालिटी वाली स्टडी कर रहा हूँ, अगर नहीं तो क्या क्या तथा किस तरह से अपनी पढ़ाई में बदलाव लाने की जरूरत है। इस बात को गंभीरता से लीजिएगा। अंधाधुंध और अवैज्ञानिक तरीके से 15-15 घंटे की पढ़ाई में हजारों सिविल सेवा अभ्यर्थी 3-3, 4-4 साल तक सिविल सेवा प्रीलिम्स तक नहीं निकाल पाते। लेकिन इच्छुक छात्र ऐसे भी होते हैं जो गुणवत्ता युक्त तथा वैज्ञानिक तरीके से 5-6 घंटे की पढ़ाई करके भी सिविल सेवा परीक्षा टॉप कर जाते हैं। यूपीएससी में सफल होने वाले छात्र असफल छात्रों से क्या अलग करते हैं? क्योंकि मैं असफल छात्रों में शामिल होना नहीं चाहती। सवाल करने के अंदाज में यूपीएससी के प्रति उनका समर्पण भाव साफ झलक रहा था। सफल छात्र एग्जाम में असफल नहीं होना चाहते, इसीलिए बंद कमरों में दर्जनों बार असफल होते हैं। मतलब यह है कि वे सफल होने की कोशिश करते हैं, जबकि असफल छात्रों के साथ बड़ी दिक्कत यह होती है कि वे पहली बार एग्जाम में असफल होते हैं, अगली बार भी एग्जाम में असफल होते हैं, अगली बार भी एग्जाम में ही असफल होते हैं और कभी भी अपनी गलतियों का कठोरतापूर्ण मूल्यांकन नहीं करते। सफल छात्र अपनी स्टडी रूम, कोचिंग क्लासरूम में भी बहुत अधिक गलतियां करते हैं। हर गलती से सीखते चले जाते हैं। वो अपने सबसे अच्छे गुरु होते हैं। वो अपनी स्टडी रूम में भी सैकड़ों घंटे प्रैक्टिस करते हैं, इसीलिए एग्जाम हॉल में सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस देते हैं। इसीलिए इन लोगों के सपनों के लिए मंजिलें बाहें फैलाएं खड़ी रहती हैं। अच्छा चलो बाद में बात करते हैं, अभी जिम जाने का टाइम हो रहा है। ओके। वर्तमान समय में अधिकांश लोग भविष्य को लेकर बहुत चिंतित नजर आते हैं। हमारा भविष्य किस तरह का होगा, हम भविष्य में क्या कर रहे होंगे, इन प्रश्नों के जवाब तलाशते तलाशते हम अपना आज का वक्त गुजार देते हैं। इसका मतलब यह है कि हम अपने वर्तमान को भी ऐसे विषय की व्यर्थ चिंता में गुजार देते हैं जो भविष्य के गर्भ में है। भविष्य के प्रति जागरूक रहना अलग बात है और चिंतित होना बिल्कुल अलग। भविष्य के प्रति जागरूक न होने से भविष्य खराब हो जाता है, परंतु भविष्य के बारे में ज़्यादा चिंतित होना भी मूर्खता है, क्योंकि उससे वर्तमान खराब हो जाता है। अतीत जो अब आ चुका है और भविष्य जो अभी आया नहीं है, इन दोनों के बीच जो छोटा सा वक्त है वर्तमान का, वही अस्तित्ववान है। बीता हुआ कल आज की स्मृति है और आने वाला कल आज का स्वप्न। हाँ, एक बात और, अतीत और भविष्य को स्वीकार ना करें। साथ ही यह भी कि सिर्फ अतीत और भविष्य के साथ ही न जिएं। कोशिश करें कि अतीत से सीखा जाए, वर्तमान का आनंद लिया जाए और भविष्य की योजना बनाई जाए। लोग वर्तमान को बचाने की कोशिश करते हैं, वह भविष्य खो देते हैं, और जो कष्ट सहकर वर्तमान की कीमत चुकाते हैं वह भविष्य को खरीद लेते हैं। दरअसल भविष्य ना किसी की भेंट है न कृपा, वह मनुष्य के वर्तमान के लिए जाने वाले पुरुषार्थ का अधिकार है। हमारे भारतवर्ष में एक कहावत बहुत प्रसिद्ध है, आज जैसा बोओगे वैसा काटोगे। अर्थात जैसा वर्तमान आज बनाते हैं उसी के अनुरूप आपका भविष्य स्वतः ही निर्मित हो जाता है। यदि आप वर्तमान को अपने परिश्रम से सींचते हैं तो भविष्य अपने आप ही सुनहरा और शानदार हो जाता है। ठीक उसके उलट पुरुषार्थ न करने वाले आलसी व्यक्ति का ना तो कोई भविष्य होता है ना ही वर्तमान। हम भविष्य को भविष्य के लिए स्थगित नहीं कर सकते, वह सदैव वर्तमान के द्वारा ही बनाया जाता है। बनाया जा सकता है, भविष्य वर्तमान का प्रतिफल है, फलश्रुति है, पर यह हमारे बस में नहीं है। ऐसे में अनजाने भविष्य के लिए वर्तमान क्यों बिगाड़ें? जो गुजर गया वो भी हमारे बस में नहीं है
और उसे हम मिटा नहीं सकते। हाँ, उससे कुछ सीख जरूर सकते हैं। वर्तमान हमें अंधा बनाए रखता है और अतीत बीच बीच में हमारी आंखें खोलता रहता है। अतीत में कभी कोई त्रासदी या घटना हुई हो तो भी परिपक्वता इसी में है। हमें अतीत की दुखद यादों को छोड़ वर्तमान का सदुपयोग करना सीखना चाहिए और वर्तमान में आनंदमय तरीके से जीवन का सतत अभ्यास करना चाहिए। जो वर्तमान समय को साध लेता है वह अगला पिछला सभी कुछ साध लेता है। मैंने यह आर्टिकल अपनी ट्रेन में लिखा हुआ दैनिक जागरण के संपादकीय पेज में छपने के लिए भेज दिया। रात में सोने जाने से पहले डायरी में एंजल ने लिखा कि जीवन में स्पष्ट लक्ष्य होना जरूरी है। मनुष्य को जीवन में सार्थक चीजें प्राप्त करने के लिए लक्ष्य बनाना अत्यंत जरूरी है। सकारात्मक सोच के साथ लक्ष्य का निर्धारण हमारे अस्तित्व को सही मायनों में अर्थ देता है। जब हमारे पास स्पष्ट लक्ष्य होता है तो हम जो कार्य करते हैं उसमें आनंद का एहसास करते हैं। अगर हम पूरे जीवन के लिए लक्ष्य निर्धारित करते हैं तो हमारा पूरा जीवन ही अनुशासित हो जाता है। इसीलिए हर मनुष्य का जीवन उद्देश्यपूर्ण या लक्ष्य से पूर्ण होना चाहिए। जब हम अपने जीवन में लक्ष्य बना लेते हैं तो वह हमें हर दम सचेष्ट करता है कि हमारी रुचि बनाए रखता है और सोए बिस्तर से बाहर निकलने का कारण उपलब्ध कराता है। जब हम ऐसे लक्ष्य से प्रेरित होते हैं जिसका गहरा अर्थ हो, ऐसे सपनों से प्रेरित होते हैं जिसके पूर्ण होने की चाहत हो और ऐसे प्रेम से प्रेरित होते हैं जिसको व्यक्त करने की जरूरत हो, तो हम वाकई में जिंदगी जीते हैं। लक्ष्य के निर्धारण के फायदा यह होता है कि हमें मेहनत करने के लिए एक सही दिशा ज्ञात होती है और बीच में बाधाएं आने पर हम विचलित नहीं होते, बल्कि उनसे संघर्ष करने के लिए कृत्य संकल्प बने रहते हैं। बाधा ऐसी डरावनी चीजें हैं जो लक्ष्य से आंख हटने ही आपको देखती है। अतः कोशिश यही होनी चाहिए कि आंख लक्ष्य पर निरंतर लगी रहे। लक्ष्य तय करके आप उस पर अपनी दृष्टि निरंतर बनाए रखें जब तक उस लक्ष्य का सफल वेदन न हो जाए। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति फ्रैंकलिन पियर्स अपने वकालत के पेशे में शुरुआत में असफल हो गए, लेकिन उन्होंने लक्ष्य बना लिया था कि 999 बार असफल होने पर भी वह वकालत ही करेंगे। बाद में वह अपने दृढ़ संकल्प के चलते न केवल एक सफल वकील बने बल्कि आगे चल के अमेरिका के राष्ट्रपति भी बने। जब हम किसी लक्ष्य को अपने दिल से जन्म देते हैं तब हम उस लक्ष्य को अपना संबंध स्थापित कर लेते हैं और हम जितने दृढ़ विश्वास से उसके लिए प्रयत्न करते हैं और उतना ही हमारे करीब आ जाता है। लक्ष्य को जब इतना गहराई से चाहा जाता है तो व्यक्ति उसके लिए अपना सब कुछ दांव पर लगाने के लिए तैयार हो जाता है, तो उसका जीतना सुनिश्चित हो जाता है। धन्यवाद। मिलते हैं अगले अध्याय में।